हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जीके के प्रीवियस ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जाम का संपूर्ण निचोड़ आपके पास होगा पूरी क्लास देखने के बाद। एग्जाम से पहले अगर कवर कर लेते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के पूर्ण रूप से चांस है। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलेगा हर एक पॉइंट को। अब इंडिका किसकी पुस्तक है बताइएगा? विष्णुगुप्त, चाणक्य या मेगस्थनी या टालेमी किसकी पुस्तक हो जाती है? तो इंडिका पुस्तक हो जाती है आपकी मेगस्थनीज की। किसकी पुस्तक हो जाएगी? मेगस्थनीज की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य के एग्जाम में आपके प्रश्न भी आ चुका है। सर चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सर कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। इनकी रचना कौन सी थी? सर इनकी रचना आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, प्रश्न पूछा भी जा चुका है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन है? अब हम पूछते हैं कौटिल्य सर किसका नाम था? सर अभी तो आपने बताया चाणक्य का नाम था, और विश्व प्रसिद्ध रचना पूछा जा रहा है, कौन सी हो जाएगी? तो अर्थशास्त्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्थशास्त्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त या कुमारगुप्त? बताइएगा, ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंट स्मिथ ने कहा था। और यहाँ पे बात करते हैं समुद्रगुप्त को, ऐसा शासक जो गुप्त वंश का जिसे सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, वह भी समुद्रगुप्त होता है। तो भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि गुप्त वंश का किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्री गुप्त ने, घटोत्कच ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम क्या होता है? सर गुप्त वंश का महानतम शासक होता है और शक्तिशाली राजा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप पूछे तो कहां पर होता है? बताइएगा, सांची का स्तूप होता कहां है? सर मध्य प्रदेश में होता है। अब सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक ने या कनिष्क ने? बताइएगा, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, मिजोरम या पंजाब या मेघालय? भारतनाट्यम पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ का हो जाता है? सर तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? सर तमिलनाडु का हो जाता है। सर भांगड़ा पूछे तो क्या बताओगे? पंजाब बताओगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पंजाब। गिद्धा पूछे, भांगड़ा पूछे तो कहाँ का होता है? सर पंजाब का होता है। भारतनाट्यम पूछे तो कहाँ का होता है? सर तमिलनाडु का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, राजघाट, शांतिवन या विजय या शक्ति स्थल? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आपके प्रश्न बन चुके हैं। सर लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो सर बहादुर। बहादुर कौन होते हैं? जिनकी विजय होती है। तो कौन हो जाएगा? सर लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाएगा? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। सर विजय घाट के नाम से तो जाना जाता है सर लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन और प्रश्न बताओ सर। शांतिवन, शांतिवन भी नोट कर सकते हो। सर शांतिवन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो सर शांतिवन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लो सर, शक्ति स्थल किस समाधि स्थल, किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो सर, महात्मा गांधी के समाधि स्थल के किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा जा रहा है किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, बांसुरी से,
तबला से या मृदंग से? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध हो जाता है। लेकिन पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था, सर हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथकली नृत्य पूछा जा रहा है, जिसका संबंध किस राज्य से होगा? मणिपुर से होगा, तमिलनाडु से होगा, मिजोरम से होगा या केरल से होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो कथकली जो होता है केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य पूछा जा रहा है, तो कथक आपका उत्तर भारत भी ऑप्शन आ सकता है कि उत्तर भारत का नृत्य बताइए। तो कथक जो है उत्तर भारत का हो जाता है और उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली भी हो जाती है। एक प्रश्न और पूछा गया, अभी हमने बताया भी, कथकली कहाँ का है सर? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है सर? आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना, अगर नहीं आ रहा है 1 से 2 बार क्लास को रिवाइज कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण थे, जैमिनी थे, गौतम थे या उलूक थे? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो न्याय दर्शन के कौन होते हैं सर? गौतम होते हैं। अगर योग दर्शन के पूछा जाए तो पतंजलि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नटराज मंदिर किस राज्य में है? नटराज मंदिर पूछा जा रहा है सर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में या तमिलनाडु में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो नटराज मंदिर आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर पूछा जा रहा है, बताइएगा किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक में हो जाएगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो कर्नाटक जो लोग उत्तर दे रहे हैं, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीनी यात्री फाह्यान, फाह्यान जो है किसके शासनकाल में? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, फाह्यान कैसा यात्री था? तो फाह्यान कौन था? चीनी यात्री था। अब ये किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के या कुमार द्वितीय के? बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाह्यान जो है चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? 1526 में मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? ये भी प्रश्न समझिए पूछा गया है। अब यहाँ मुगल वंश का संस्थापक कौन था सर? अकबर होगा, हुमायूं होगा या बाबर होगा या जहांगीर होगा? तो बाबर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 बता देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सर किसके बीच हुआ था? बाबर ने इसी में, तो इसी के कारण तो मुगल वंश की नींव डाली थी। तो सर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1526 का पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? बाबर की, हुमायूं की, जहांगीर की या फर्रुख सियर की? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो हुमायूं की जो है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा शेरशाह का मकबरा अवस्थित है? शेरशाह का मकबरा पूछा जा रहा है, कहाँ अवस्थित है? पटना, सीतामढ़ी, सासाराम या रोहतासगढ़ में? शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाता है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? पूछा जाता है सर ताजमहल किसने बनवाया? सर शाहजहां ने बनवाया था। किसकी स्मृति में बनवाया था? रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां या मुमताज महल? किसकी स्मृति में बनवाया था? किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज महल की याद में बनवाया था। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1336 में जो हुआ था, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर बुक्का ने या देवराय ने? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर व बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दोहावली, कवितावली, ये सभी प्रश्न आ गए हैं। दोहावली, कवितावली और आपका विनय पत्रिका, ये सब किसकी पुस्तक हो जाती है? भक्तिकालीन, भक्ति रचनाएं, भक्ति संत की हैं, किसकी हैं? कबीरदास की हैं, तुलसीदास की हैं या सूरदास की हैं या रैदास की हैं? बताइएगा किसकी हो जाएंगी? तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाए दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये किस भक्ति संत की भक्ति रचनाएं हो जाती है? तो तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक की मंत्री परिषद में अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? अष्टप्रधान किस शासक में थे? शिवाजी के दरबार में या कृष्णदेवराय या अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो शिवाजी के दरबार में था। इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को पढ़ा रखा है, वहां पर जाकर के आप 10 से 11 क्लासें अपलोड हैं, 2 से 3 घंटे में आप उन क्लास को कंप्लीट करके लगभग 20 नंबर तैयार कर सकते हैं, लगभग 20 नंबर तैयार कर सकते हैं। तो अगर नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अब पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा जा रहा है सर कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है, स्थापना कब होती है? सर 1600 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बक्सर का युद्ध कब होता है? आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था सर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? इसमें पूछा जा रहा है, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, टीपू सुल्तान या ए बी दोनों? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय और आपका सुजाउद्दौला ने मिलकर के मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने की थी, किसने समाप्त की थी? समाप्त पूछा जा रहा है, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली। तो द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने की थी। वारेन हेस्टिंग कौन थे? सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बंगाल का गवर्नर का जो पद था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना दिया जाता है? सर वारेन हेस्टिंग बना दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में 1857 के ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था, अब 1857 के विद्रोह से लखनऊ या अवध से नेतृत्व कौन कर रहे थे? ब्रिटिश कादिर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब? बताइएगा तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश पूछा जा रहा है, किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती? सत्यार्थ प्रकाश पूछा जा रहा है तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो होती रचना हो जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न 2021 बीएड में पूछा गया, सर वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वही प्रश्न आ गया लेकिन कुछ टाइप बदला हुआ है। हमने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था और इसमें क्या है, वेदों की ओर चलो। ये नारा किसने दिया था? स्वामी कृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आचार्य नरेंद्र देव? बताएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं सर, स्थापना कब होती है? सर 1885 में होती है।
सर इसकी स्थापना कौन करते हैं? एओ ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं? एओ ह्यूम करते हैं। लेकिन पूछा सर क्या जा रहा है इसमें, सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, शिशिर घोष होंगे, या व्योमेश चंद्र मुखर्जी होंगे, या बनर्जी होंगे। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुखर्जी नहीं होंगे। मुखर्जी देख लेना कि ये मुखर्जी तो नहीं लिखा, ये नहीं होंगे, बनर्जी होंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी पूछा जा रहा है कि स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने, रास बिहारी बोस ने, लाला हरदयाल ने, या राजा महेंद्र प्रताप ने? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, या भगत सिंह? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक क्लास देख रहे हैं, अगर किसी को शेयर नहीं किया तो एक दो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सभी का बेनिफिट हो सके जो प्रीवियस ईयर देख सकें और उन सबके एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म पूछा जाता है, आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक एक क्वेश्चन आता है। तो जैन धर्म देखिएगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है। अगर केवल संस्थापक पूछा जाए तब तो ऋषभ देव हो जाते हैं, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाते हैं। इसके लिए ज्यादा पूरा जैन धर्म पढ़ना है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वास्तविक संस्थापक सर पूछा गया था, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी हो जाते हैं। महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। महावीर स्वामी से एक और प्रश्न पूछा जाता है, सर जैन धर्म के 24वें जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए? सर 24 हुए। तो सर 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। पूछा जाता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर, देखिएगा वही प्रश्न पूछा जा चुका है। 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, या पार्श्वनाथ थे, भद्रबाहु थे, या स्थूल भाव थे? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो अभी हमने बताया ही, महावीर स्वामी हो जाते हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, सर 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? सर पार्श्वनाथ हो जाते हैं, पार्श्वनाथ आपके हो जाते हैं, जबकि 24वें अंतिम महावीर स्वामी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने जो है किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, या द्रविड़ में? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ था? सारनाथ में, गया में, राजगीर में, या लुम्बिनी में? बताइएगा कहाँ जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक पूछा जाता है कि सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? अर्थात जब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब इन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को पूछा जा रहा है, सर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पाटिलपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, या बोध गया निरंजना नदी के तट पर, या जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सर बोध गया में हुई थी। आपके ऑप्शन में आएगा सर बोध गया में। पूछा जाए किस नदी के तट पर हुई थी? तो सर निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? अपना उपदेश पहला कहाँ दिया था? पूछा जा रहा है सर लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने बताया सर लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु अभी जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
और सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा, संस्कृत भाषा, द्रविड़ भाषा या इन सभी भाषा? तो पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश अभी हमने बताया भाई कि सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक थे और इनका जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सर पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन्म पूछा जाए इनका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पादरी फैंसलर ने, विलियम जोन्स ने या चार्ल्स विल्किंस ने, जेम्स प्रिंसेप ने? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम क्या हुआ था? शिलालेखों को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन? कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? सर वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश? गेहूं का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? चीन में होगा, भारत में या यूएसए में या फ्रांस में? तो आपका चीन उत्तर सही हो जाएगा, चाइना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राजील पूछा जा रहा है किसका प्रमुख उत्पादक है? कोको का, कपास का, कॉफी का या तंबाकू का? ब्राजील में आप सभी को पता है कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पर है, कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पर है। भारत की राज्य पर की बात करते हैं तो कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य होता है? सर कर्नाटक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाय के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? भारत होगा, चाइना होगा, इंग्लैंड होगा या रूस होगा? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो चाइना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइएगा कौन सा होगा? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा जा रहा है तो कौन होगा? तो प्राकृतिक रबड़ की अगर बात करते हैं सर थाईलैंड हो जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, सर कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछा जाए तब यूएसए लगाओगे। अगर कृत्रिम पूछा जाए आर्टिफिशियल तब यूएसए लगाओगे, अगर प्राकृतिक पूछा जाए तब थाईलैंड लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? डेनमार्क या यूएसए या भारत या चीन? तो आपको पता ही है दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति। अब सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है सर हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। अब हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं या नॉर्मन बोलाक माने जाते हैं, बीरबल साहनी माने जाएंगे या पंचानन माहेश्वरी माने जाएंगे? बताइएगा कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करते हैं हरित क्रांति के पिता विश्व में जो बोले जाते हैं वह नॉर्मन बोलाक बोले जाते हैं, तो इन्हीं को ही जन्मदाता माना जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता तो एम एस स्वामीनाथन होते हैं। विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोलाक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा टिन का उत्पादक किस देश में होता है? विश्व का सबसे ज्यादा टिन का उत्पादक किस देश में होता है? चीन में, कोलंबिया में या पेरू में या कनाडा में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चीन टिन का उत्पादन चीन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन है? यूरेनियम का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान, यूएसए, रूस या चीन होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो कजाकिस्तान ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, कीनिया को, जापान को या लाओस को? किसे कहा जाता है सफेद हाथियों की भूमि? तो थाईलैंड को कहा जाता है। अभी प्रश्न हमने पूछा था सर जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है। हमने प्रश्न पूछा था सर जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन हो जाता है। सर जापान की संसद का क्या नाम हो जाता है? डायट हो जाता है। जापान की मुद्रा का क्या नाम हो जाता है? एन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
उगते सूर्य का देश देखो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान का पुराना नाम पूछे तो निप्पन होता है। जापान की संसद डायट होती है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा क्या जा रहा है, लंदन सर किस नदी के किनारे है? राइन नदी, टेम्स नदी या सीन नदी या मोस्कावा नदी? तो लंदन जो आपका हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्ण कावेरी का डेल्टा? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा, जो चीजें नहीं आ रही एक से दो बार रिवाइज कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जा रहा है, कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा? ग्रीनलैंड, भारत या इंडोनेशिया? कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? निम्न दाब होगा या समदाब होगा, उच्च दाब होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? बताइएगा कौन सा होगा? सर निम्न दाब होगा। चक्रवात के केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश? रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जा रहा है। जापान होगा, भारत होगा, यूएसए होगा या चीन होगा? रेशम के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान किसका है? तो चीन का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? जो मानचित्र होता है उस पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबार, आइसोबार या आइसोकोर या आइसोकोप? बताइएगा कौन सी रेखाएं कहलाएगी? तो आइसोबार कहलाती हैं, जो समान स्थिति को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है। गोबी होगा, कालाहारी होगा, सहारा होगा या थार होगा? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, हम आशा करते हैं। और आप सभी लोग अगर एक से दो बार क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर देखने की कहीं जरूरत आपको नहीं होगी। इससे ज्यादा आपकी क्लासें अपलोड हैं, देख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो जाता है? सबसे बड़ा तो सहारा हो जाता है। सर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? अब सर ये चीजें पूछ रहे हो, सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि सर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? सर चाइना हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर दूसरा देश कौन सा होता है? भारत होता है। बात करते हैं कि सर भारत में जनसंख्या में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश होता है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछा जा रहा है, कौन सी? पनामा नहर, सू नहर या स्वेज नहर या कील नहर? काफी अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनेगा भी। अब स्वेज नहर सबसे बड़ी नहर का हो जाएगी सर स्वेज नहर। स्वेज नहर से क्या प्रश्न पूछा जाता है? सर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर होती? सर स्वेज नहर हो जाती है। नेक्स्ट बताइएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है, बैकाल झील, कैस्पियन सागर या सुप्रियर झील या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो कैस्पियन सागर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुप्रियर झील या बैकाल झील या कैस्पियन सागर या इनमें से कोई नहीं? तो सुप्रियर झील आपका बिल्कुल ताजे पानी की झील हो जाती। सर सुप्रियर झील कहाँ पर है? तो कनाडा और यूएसए जो होता है इसकी सीमा पर स्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सुप्रियर झील, बैकाल झील या कैस्पियन सागर? तो बैकाल झील आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कौन सा उत्तर होगा? विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध, जिंपिंग बांध या भांगड़ा बांध या उपयुक्त में से कोई नहीं? विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है तो जिंपिंग बांध कहाँ का हो जाता है? सर चाइना का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सर छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा या नवां होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो सर सातवां स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा पूछा जा रहा है सर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के भारत के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कि भारतीय मानक समय बीएड में ये प्रश्न ये 2021 में 2 बार आ चुका था। एक बीए वर्ग में कला वर्ग में पूछा गया था और एक सामान्य ज्ञान में पूछा गया था। सर भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय का अंतर कितना है? सर 5 घंटे प्लस 5.5 घंटे प्लस होगा, माइनस होगा, या 6 घंटे होगा, या -6 घंटे होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु की है, केरल की है, आंध्र प्रदेश की है, या गुजरात की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की हो जाती है? सर गुजरात की हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सर राजस्थान हो जाता है। अगर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक सीमा जो पूछा जा रहा है, जल सीमा समुद्र तट से कितने मील समुद्री मील दूर तक है? 12 मील, 24 मील, 36 मील, या 112 मील? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो 12 मील आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, कावेरी होगी, या गोदावरी होगी? बताइएगा कौन सी सबसे लंबी नदी आपकी हो जाती है भारत की? तो गंगा नदी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी आपकी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, या नेपाल से, या अमरकंटक पहाड़ी से, या कैमूर पहाड़ी से? तो सोन नदी जो आपकी होती है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है? मतलब अपना मार्ग सबसे ज्यादा बदलती है, नर्मदा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, या सोन नदी? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नदी जो होती है डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती पूछा जा रहा है, कावेरी नदी होगी, गोदावरी होगी, नर्मदा होगी, या कृष्णा होगी? बताइएगा कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती? ये प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी जो होता है यह डेल्टा आपका नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गोदावरी हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? गोदावरी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन, या मयूराक्षी? कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो स्वर्णरेखा नदी पर क्या हो जाता है सर? जमशेदपुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध पूछा जा रहा है किस नदी पर है? गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर, या कावेरी नदी पर? तो हीराकुंड बांध किस पर हो जाएगा सर? महानदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सभी प्रश्न देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है सर? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, या आपका कृष्णा नदी पर, या कावेरी नदी पर? कौन सा आपका हो जाएगा? तो चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलमाटी बांध किस नदी पर है? आलमाटी बांध पूछा जा रहा है सर किस नदी पर है? गोदावरी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या कृष्णा नदी पर? बताइएगा कौन सा होगा? तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जा रहा है कौन सी होगी? डल झील होगी, उलर झील होगी,
पुष्कर झील होगी या लोकटक झील होगी? बताइएगा कौन सी झील आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी? तो उलर झील आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर, राम सागर या लक्ष्मी सागर या स्वामी राम तीर्थ सागर? बताइएगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम पूछा जा रहा है तो स्वामी राम तीर्थ सागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कौन सा होगा? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश में होंगे, मिजोरम में होंगे या छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश? कौन सा उत्तर सर आपका सही होगा? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, फूलों की घाटी स्थित है। सर फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? प्रश्न आपसे एग्जाम में बन चुका है तो फूलों की घाटी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित हो जाती है? सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड या केरल? बताइएगा शांत घाटी आपका कहाँ हो जाएगी? तो केरल हो जाएगी। और केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे पूछा जा रहा है कहाँ पाए जाएंगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, साध अर्जुन सा तीर रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। प्रिपरेशन करते रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए, इन सब का एक साथ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब बताइएगा भारतीय जो गैंडे आपके कहाँ पाए जाएंगे? एक सींग के गैंडे आपके कहाँ मशहूर हो जाते हैं? सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है आपका? बताइएगा बांगर या कल्लर या खादर या रेंगू? बताइएगा तो खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाएगा? तो खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल पूछा जा रहा है कौन सी है? धान है, मक्का है, मूंगफली है? कौन सी फसल सर खरीफ की हो जाती है? तो खरीफ की फसल आपकी ये सभी हो जाती हैं सर, धान भी होता है, मक्का भी होता है, मूंगफली भी होता है और ये सभी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है, कौन सा आपका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा या राजस्थान होगा? तो मूंगफली उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है तो गुजरात हो जाता है। अगर बात करते हैं, एक पूछा जाता है प्रश्न कि कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका गुजरात ही हो जाता है। तो कपास और मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? देख लो, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया सर आपका पीली क्रांति का संबंध किससे? सर तिलहन से हो जाता है। पूछा गया सर भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो भूरी क्रांति का संबंध आपका उर्वरक से हो जाता है। लेकिन सर इसमें गलत क्या है? तो सर गलत लाल क्रांति हो जाता है। लाल क्रांति का संबंध गुलाब से नहीं होगा, तो सर लाल क्रांति का संबंध किससे होगा? सर टमाटर के उत्पादन व मांस वृद्धि से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा किस फसल की बुआई और कटाई के बीच जो होता है आपका सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल गेहूं, गन्ना, जौ या मक्का? किसके बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाएगा? तो गन्ना के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा जा रहा है किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, मत्स्य उत्पादन से, अंडा उत्पादन से? ये सभी प्रश्न एग्जाम में 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हुए हैं। कुछ प्रश्न 5-5 बार रिपीट हुए हैं। इन प्रश्नों को 1 से 2 बार रिवाइज कर लो, सब क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आसान आपके लिए हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड आपका संबंध किससे हो जाएगा?
तो आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नीली क्रांति का संबंध, तो मत्स्य उत्पादन से होता है। बात करते हैं रजत क्रांति का संबंध, तो अंडा उत्पादन से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि सिंह भूमि झारखंड जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध हो जाती है? सिंह भूमि झारखंड किसके लिए आपके प्रसिद्ध होगी? सर किसके लिए होगी? सर कोयला के लिए, एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए या लोहा के लिए? बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? तो यहाँ पे कोयला होगा, तांबा होगा, लोहा होगा। कौन लोग उत्तर इसका देंगे? बिल्कुल करेक्ट उत्तर चाहिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा लोहा जो लोग उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? 2021 में प्रश्न बना कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे है? सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से या जल परिवहन से? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सर सही हो जाएगा? तो सड़क परिवहन से संबंधित हो जाती है। सड़क परिवहन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर पूछा जा रहा है सर कौन सा होगा? निजामाबाद होगा, साहिबाबाद होगा, आसिफाबाद होगा या सिकंदराबाद होगा? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर आपका सिकंदराबाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खासी गारो जयंतिया, खासी गारो जयंतिया पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो मेघालय में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक पूछा जा रहा है सर किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी, शिप्रा नदी या तवा नदी या तुंगभद्रा नदी? उज्जैन पूछा जा रहा है सर किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या काली मिट्टी? सर कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होगी? कपास के उत्पादन में अभी हमने क्या बताया, गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर हो जाता है। और कपास की सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होगी? सर काली मिट्टी हो जाती है। काली मिट्टी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंगुण का क्या नाम है? रेंगुण का अन्य नाम पूछा जा रहा है, तो काली मिट्टी को ही रेंगुण मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेंगुण मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इच्छुक व्यक्ति की अगर आपका लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी कितनी आयु मिनिमम होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव के लिए मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। गांव की जो होता है, गांव में चुनाव लड़ने के लिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है? या उत्तर प्रदेश भेजता है। आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर प्रदेश के जो होता है लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें बतानी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव या राष्ट्रपति? कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कौन विधेयक धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक होगा या कोई विधेयक होगा। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगर बात करते हैं सर धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में क्या हो जाता है? सर धन विधेयक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन पूछा जा रहा है सर संसद को कौन बुलाएगा? सर राष्ट्रपति बुलाएगा, प्रधानमंत्री बुलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष बुलाएगा? तो संसद के अधिवेशन को बुलाता कौन है? सर राष्ट्रपति बुलाता है। और पूछे अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? यहां से दो प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। अब सर उच्च न्यायालय अगर पूछा जा रहा है तो 62 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करता है तब 65 वर्ष होगा।
उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? 352 के तहत, 356 के तहत या 360 के तहत या अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 356। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की तो किसके तहत होगा? सर आपका अनुच्छेद 352 के तहत होगा। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? सर वित्तीय आपातकाल आपका हो जाता है अनुच्छेद 360 में। और यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सर राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु वर्तमान में कितनी है? सर 18 वर्ष है। वर्तमान में कितनी आयु है? 18 वर्ष। पहले कितनी हुआ करती थी? सर 21 हुआ करती थी, लेकिन ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? अब इससे ज्यादा संविधान संशोधन पढ़ने तो संविधान संशोधन को हमने पढ़ा रखा है, क्लास ले लीजिए, 15 मिनट की क्लास में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब संविधान संशोधन की आयु किसमें घटाई गई? सर 72वां संविधान संशोधन था या 73वां था या 61वां था या 62वां संविधान संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। सर कौन सा संविधान था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जिसमें क्या होता है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी जाती है। अब मतदान करने वाला लड़का जो होगा वह 18 वर्ष की आयु से मतदान कर सकता है। भारतीय संविधान की 73वें संविधान का संबंध किससे है? पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा? सर नगर पालिका से होगा, पंचायती राज से होगा, केंद्र राज्य से होगा, काम के अधिकार से होगा। संविधान संशोधन की 15 मिनट की क्लास को देख लो, ये सभी प्रश्न आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। पंचायती राज से संबंध होता है। सर 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा? पंचायती राज से हो जाएगा। भाग पूछा जाए भाग 9 किससे हो जाएगा? सर भूमि पंचायती राज से ही संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? संशोधन पूछा जा रहा है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367 या अनुच्छेद 368? बताइएगा इसमें कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा? अनुच्छेद 368 आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन कैसे होगा? अनुच्छेद 368 के तहत होगा। अगर बात करते हैं किस भाग में है तो भाग 20 में हो जाता है। बात करते हैं किस देश के संविधान के प्रावधान लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रावधान को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली? अब इसकी ट्रिक याद कर लो। सर 92वां संविधान संशोधन होता है और कब होता है? सर 92वां संविधान संशोधन 2004 में होता है। सर 2004 में होता है तो आखिर कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? सर 4 भाषाएं। कौन सी जोड़ी जाती हैं? सर DBMS। सर DBMS क्या होता है? सर आपका कौन हो जाएगा? डोंगरी हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा और संथाली हो जाएगा। तो ये चारों भाषाएं लिखी गई हैं और 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत जोड़ी जाती है। पूछा जाए सर अनुसूची 8 का संबंध किससे हो जाता है? सर भाषा से संबंधित हो जाता है। ये प्रश्न सभी एग्जाम में आ चुके हैं। सर भाषा से संबंधित हो जाता है। अगर पूछा जाए सर भाषा कितने वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हो जाती हैं? सर 22 भाषाएं हो जाती हैं। कितनी भाषाएं हो जाती हैं? सर 22 भाषाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? अर्थात शिक्षा का मूल अधिकार जो है बनाया गया, 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत बताएगा? तो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002। अब यहाँ पे क्या होता है? अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है और 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? अब पूछा जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित किससे है? सर भाषा से संबंधित है। पूछा जाता है सर कितनी भाषाएं हैं? सर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सर पहले कितनी भाषाएं थी? सर 14 भाषाएं थी और अब कितनी हो गई? सर 22 भाषाएं वर्तमान में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके। सरकारिया आयोग का संबंध पूछा जा रहा है, नदी जल विवाद से होगा, अंतरराज्यीय संबंध से होगा, केंद्र राज्य संबंध से होगा या उपयुक्त तीनों से संबंध होगा? बताइएगा, सरकारिया आयोग का संबंध आपसे पूछा जा रहा है तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा।
जो लोग उत्तर दे रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, वह बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पंचायती राज संस्था नहीं है, कौन पंचायती राज संस्था पूछा जा रहा है, इसमें आपका नहीं होगा, बताइएगा। जिला परिषद और परिषद या पंचायत परिषद या ग्राम सभा, तो बताइएगा इसमें कौन सा आपका उत्तर नहीं होगा। तो जिला परिषद, आपका पंचायत परिषद और ग्राम सभा, ये सभी क्या होते हैं सर, पंचायत राज के अंग हो जाते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर क्या होगा, परिषद जो होगा यह आपका अंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार जो है संबंधी विधेयक कब पारित हुआ। सूचना पाने का अधिकार जो है विधेयक जो था यह कब पारित हुआ, जून 2002 में, अप्रैल 2003 में, जून 2005 में या जुलाई 2006 में। तो सूचना का अधिकार जो है जून 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में पूछा जा रहा है अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है। अर्थव्यवस्था कैसी थी सर, ये आपको उत्तर देना है। तो सर भारत में कैसी अर्थव्यवस्था वर्तमान में है, सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले तो आपका क्या हो जाएगा, समाजवादी और क्या हो जाएगा, निजी अर्थव्यवस्था, एक ही दोनों मिश्रित होकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का रूप बताना है, पैन का फुल फॉर्म पूरा बताना है, क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, पेमेंट अकाउंट नंबर होगा, पासबुक अकाउंट नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बताइएगा कौन सा आपका उत्तर होना जाना चाहिए, तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, वित्त आयोग का गठन कब होता है, सर अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग का गठन होता है। सर वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, तो केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा, राजस्व का वितरण करना, यह आपका प्रधान कार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। सर एगमार्क क्या है, एगमार्क का संबंध क्या है, ये बताइएगा, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। सर अंडों की पैदावार की एक कॉपरेटिव है, व्यवस्थित जई मार्केट है या किसानों की कॉपरेटिव है, प्रयोग की जाने वाली अंडे, दूध या घी की क्वालिटी गारंटी मोहर है। तो प्रयोग की जाने क्वालिटी या गुणवत्ता से संबंधित हो जाता है, एगमार्क आपका ऑप्शन नंबर डी संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसईजी का पूर्ण रूप क्या है, एसईजी का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, सर क्या होगा, स्मॉल इकोनॉमिक जोन होगा, सोशल इकोनॉमिक जोन होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, सर्विस इकोनॉमिक जोन होगा। एसईजी का फुल फॉर्म बताइएगा, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के स्थान पर क्या आता है सर, नीति आयोग आता है, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जा रहा है कब लागू हुई थी। सर योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना को लागू करना था। कितनी कुल पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई। अब पूछा जा रहा है पहली पंचवर्षीय योजना सर कब लागू हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब तक था, 1951 से 1956 था। तो 1 अप्रैल 1951 को यह लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, बंद अर्थव्यवस्था आपसे प्रश्न पाता है, सर तात्पर्य क्या होगा, आयात बंद होगा, नियंत्रित पूंजी होगा, निर्यात बंद होगा, आयात निर्यात बंद होता है। सर बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हो जाता है, आयात निर्यात बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। सेवा क्षेत्र का संबंध किससे हो जाता है, सेवा क्षेत्र का संबंध किससे हो जाता है, बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, बताइएगा। आपका सेवा क्षेत्र का संबंध आपका किससे हो जाएगा, काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है और आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, किससे हो जाएगा, आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र का संबंध तृतीय क्षेत्र से होता है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि क्षेत्र से आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य क्या है, कार्य करता है, कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना आयोग या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
बताइएगा कौन सा उत्तर यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो CSO होता है। CSO आपका क्या होता है सर, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन होता है। क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो होता है आपका ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में जो होता है सर्वाधिक योगदान पूछा जा रहा है किस क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थात कृषि क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल जो होता है उद्योग क्षेत्र का, या तृतीय सेवा क्षेत्र का। तो सब सर्वाधिक योगदान किसका होता है सर? सेवा क्षेत्र का होता है अर्थात तृतीय क्षेत्र का होता है। सर तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब तृतीय सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान पूछा जा रहा है किसने लगाया था? KN राज ने, KM मुंशी ने, RC दत्त ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति उस समय ये ऑप्शन में आया था और सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा? NSSO हो जाता है। अर्थात कौन होता है सर? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? पूछा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी होगी? प्रच्छन्न होगी, संरचनात्मक होगी, चक्रीय होगी, या ऐच्छिक होगी? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जा रहा है शहरी गरीबी में कमी करना, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, या अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। बताइएगा कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो गरीबों में गरीबी की मदद करना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस क्षेत्र पर निर्भर थी? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ये बताया क्या था सर? कृषि पर थी। प्रथम उद्योग जो होता पंचवर्षीय योजना जो आपका कृषि पर थी। द्वितीय पूछा जाता है सर किससे थी? उद्योग पर संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास जो था, विकास किस मॉडल पर आधारित था? प्रोडी गाडगिल, MN राय, मन्ना राय, PC महालनोबिस। बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास किस मॉडल पर आधारित था? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यह प्रश्न पूछा जाता है। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया? बताइएगा इसमें कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहते हैं रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पूरी क्लास अगर आप देख लेते हो, प्रीवियस ईयर का आपको देखने की और कहीं जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, पूरा प्रीवियस ईयर आप देख चुके हो। और प्लेलिस्ट में जाकर के प्रिपरेशन कर लो, सब कुछ अपलोड है, कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं होगी। अब देखिएगा सिडबी का मुख्यालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है सर पटना में होगा, लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, या नई दिल्ली में होगा? तो लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ऑफ इंडिया, या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपसे पूछा क्या जा रहा है? केंद्रीय बैंक। और हम आपको बताएं इसको और क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो सर लगा दो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर RBI की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल
1935 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न भी पूछा जा चुका है, सर रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है सर 1 मार्च 1934 को, या 1 अप्रैल 1935 को, या 16 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो 1 अप्रैल 1935 को होती है सर। कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर पूछा जा रहा है, किसके होंगे ये बताइएगा। वित्त मंत्री के होंगे, गवर्नर के होंगे, या वाणिज्य मंत्री के होंगे, या वित्त सचिव के होंगे। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर आपके पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सर 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से, या बैंकिंग सुधारों से। बताइएगा कौन सा आपका नरसिम्हन समिति हो जाएगा? तो बैंकिंग सुधारों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सर बैंकिंग संरचना सुधारों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सर नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। कब होती है? सर 12 जुलाई 1982 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? पूछा क्या गया है, मंदड़िया तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से, या शेयर बाजार से। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी होगी? सर 943 हो जाती है। कितनी हो जाती है सर? 943 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है सर कब से कब होता है? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और चलता कब तक है सर? 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता से, द्रव्यमान से, समय से, या खगोलीय दूरी से। बताइएगा तो प्रकाश वर्ष आपका किससे मापा जाएगा? खगोलीय दूरी से मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ की ध्वनि कैसी है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है ये आपको बताना है। आपको श्रव्य होगा, अवधानिक होगा, या अश्रु होगा, या पराश्रव्य होगा। तो चमगादड़ की ध्वनि आपकी पराश्रव्य होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होगा? अब देखो ध्वनि ऐसे याद कर लो, सर ध्वनि का वेग किस में अधिक होगा? जब ध्वनि किस में होगी? जल में तेज होगी, या वायु में होगी, या पारा में होगी, या लोहा में होगी? तो सबसे अधिकतम अगर होगा तो आपका लोहा में होगा। लोहा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 7 से 8 बार बीएड एंट्रेंस में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आवृत्ति की, या ताप की होगी? तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी इकाई हो जाती है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर पूछा जा रहा है क्या मापने के आपके काम आएगा? पवन की दिशा, पवन का वेग, या दाब की प्रवणता, या पवन की गति और समय। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका एनीमोमीटर से संबंधित होगा? कौन सा उत्तर इसमें आपका सही होगा? तो इसमें जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। पवन का वेग जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल एनीमोमीटर का मापने के काम आता है पवन का वेग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, द्विफोकस लेंस का, या बेलनाकार का? बताइएगा निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होगा? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो देखिएगा अभी हमने बता दिया, इसका पवन का वेग आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक पूछा जा रहा है क्या होगा? तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? केल्विन, जूल, या कैलोरी? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो खाद्य ऊर्जा को किस में हम मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है?
डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? सर रक्त में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर, वायु में जलवाष्प। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है सर? डेसिबल होता है। तो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सर डेसिबल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सर प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? बताइएगा निर्वात में, पानी में या कांच में, किसमें अधिकतम होगा? सर प्रकाश का वेग इसमें होगा, निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग हो जाती है? प्रकाश जो होता है किस प्रकार की तरंग हो जाती है? सर कैसी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी, अनुदैर्घ्य तरंग होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती किसके कारण? सर नाभिकीय सम्मेलन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या आयनन द्वारा। कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो नाभिकीय संलयन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन पूछा जा रहा है, मार्फिन होगा, निकोटीन होगा, हेरोइन होगा या क्विनिन होगा। तंबाकू में कौन सा आपका रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीसीजी टीके का विरोध में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी टीके के किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? ये बताइएगा किस में लगाया जाएगा? तो ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, टीवी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सर ट्यूबरकुलोसिस जो आपका हो जाएगा यहाँ इसके विरोध में आपका बीसीजी टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे हमने ये कंप्लीट करवा दिए। लगभग हमने 300 प्रश्न बताए थे लेकिन आपको 200 प्लस प्रश्न करवाए गए हैं और आपका स्टैटिक जीके और बायोलॉजी के कुछ प्रश्न रह रहे हैं। तो स्टैटिक जीके और बायोलॉजी के प्रश्न आपको एक कंपाइलेशन पूरा मिल जाएगा जिसमें पूरा स्टैटिक जीके को हम खत्म कर देंगे और आपके बायोलॉजी को खत्म कर देंगे। तो अभी तक पूरा इस क्लास को देख लीजिए और उन सभी के पास पहुंचा दीजिए जिन सभी को इन क्लास की जरूरत है। चैनल पहली बार विजिट किया, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी क्लास अगर दी जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करके सभी के पास पहुंचा दो ताकि मेहनत हमारी सार्थक हो सके और आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तब बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी कि आपके मतलब जिस काम आ सके हम तो आए। और इससे ज़्यादा क्लासें आप प्लेलिस्ट में जा करके मेंटेन कर सकते हैं और अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।